आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर रिसेप्टर, जिसे हम इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर भी कहते हैं। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, जो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होगा उस तो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर या तो साइटोसोल में प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में, या तो न्यूक्लियस में। या तो रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, या तो रिसेप्टर क्या कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर दो जगह प्रेजेंट हो सकती है, या तो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, या तो रिसेप्टर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। तो जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा, तो न्यूक्लियर रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के लिए कौन सा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लगेगा। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के लिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा किस तरीके का, नॉन पोलर। क्या होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जाके बाइंड होगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ। कि नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से जाके बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ, या तो न्यूक्लियस में जो रिसेप्टर है उसके साथ जाके बाइंड होगा। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर हमेशा याद रखना, न्यूक्लियर रिसेप्टर एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या करता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर के अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, तो ये जो मैंने दिखा है, यहाँ पर एन टर्मिनल है, यहाँ पर कार्बोक्सी टर्मिनल है। तो ये जो मैंने दिखा है, इसको आपको आइडिया लग सकता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। कि यहाँ पर देखो मैंने लिखा है ए बी रीजन, यहाँ पर सी रीजन, यहाँ पर डी रीजन है, यहाँ पर ई रीजन और यहाँ पर एफ रीजन। आप देख सकते हो यहाँ पर ई, यहाँ से यहाँ तक ई रीजन, यहाँ पर एफ रीजन, यहाँ पर डी, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए बी रीजन। तो जो एन टर्मिनल है, मैंने बोला कि न्यूक्लियर रिसेप्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है, वो न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है, न्यूक्लियर रिसेप्टर जाके इंटरेक्ट करेगा डीएनए के साथ। सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए है, उस डीएनए के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा। मैंने देखा है यहाँ पर न्यूक्लियर रिसेप्टर डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये डीएनए है, तो न्यूक्लियर रिसेप्टर डीएनए के साथ जाके इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये रिसेप्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर और इंटरसेलुलर रिसेप्टर, तो डीएनए के जिस जगह से डीएनए में जो जगह से वो इंटरेक्ट करेगा उसका नाम है एचआरई और हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट। तो जो भी रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर जो डीएनए के साथ जाके इंटरेक्ट करता है, तो कौन से रीजन डीएनए में जो रीजन है, उस रीजन का नाम क्या है, जिस रीजन से रिसेप्टर जाके इंटरेक्ट कर रहा है, तो उस रीजन का नाम है हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट। कहाँ पर प्रेजेंट है, डीएनए में, उसके साथ जाके कौन इंटरेक्ट कर रहा है, रिसेप्टर। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है, न्यूक्लियर रिसेप्टर अगर हम देखें तो उसका साइट होता है, मैंने यहाँ पर दिखाया है, बहुत सारे साइट है उसके। तो फर्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ एन टर्मिनल रीजन पे साइट है ए बी रीजन। क्या है, ए बी रीजन। ए बी रीजन में आप देख सकते हो यहाँ पर एक और रीजन है ए बी रीजन के अंदर, इसका नाम है एएफ1 ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फंक्शन 1, एक्टिवेशन फंक्शन 1 और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फंक्शन 1। ये जो रीजन है, इसके साथ कोई एक को एक्टिवेटर और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और एक्टिवेटर, तो कोई मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई एक को एक्टिवेटर जाके यहाँ पर बाइंड होगा। तो जो एन टर्मिनल रीजन में, जो ए बी रीजन के अंदर जो एएफ1 है, इस एएफ1 के साथ कोई एक को एक्टिवेटर बाइंड होगा। कोई एक्टिवेटर इस रीजन को पहचानेगा, उसके साथ जाके बाइंड होगा। तो ये जो एएफ1 रीजन है, ये लिगैंड इंडिपेंडेंट है। क्या है, लिगैंड इंडिपेंडेंट। लिगैंड के ऊपर ये रीजन डिपेंड नहीं करता, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिगैंड इंडिपेंडेंट। लिगैंड इंडिपेंडेंट रीजन है, तो उसके साथ कोई एक्टिवेटर बाइंड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बाइंड है डीएनए बाइंडिंग डोमेन। क्या है, रीजन है डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ये जो रीजन है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन डीएनए के साथ जाकर इंटरेक्ट करता है कि सिग्नल मॉलिक्यूल आया
और ये जो रीजन है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन डीएनए के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा। डीएनए में रीजन है, मैंने बोला था कि यहाँ पर हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट है, इसके डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो इसके साथ जाके बाइंड करेगा। तो रिसेप्टर का ए रीजन, रिसेप्टर का डीएनए बाइंडिंग डोमेन रीजन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ। ये डीएनए बाइंडिंग रीजन व डीएनए बाइंडिंग डोमेन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है डीएनए बाइंडिंग डोमेन। मैं बताऊंगा डीएनए बाइंडिंग डोमेन बारे में, मैंने दिखाया है यहाँ पर डीएनए बाइंडिंग डोमेन में क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन में यहाँ पर जिंक फिंगर मोटिव है, कितना है? यहाँ पर 2 जिंक फिंगर मोटिव है। डीएनए बाइंडिंग जो डोमेन है वहाँ पर 2 जिंक फिंगर मोटिव है। ये 2 जिंक फिंगर मोटिव है, इसके अंदर जो मिडिल साइड है उसके अंदर जिंक प्रेजेंट है और उसके आसपास 4 साइड में सिस्टीन अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो जिंक सिस्टीन रेसिड्यू के साथ घिरा हुआ है। ये है जिंक फिंगर मोटिव और डीएनए बाइंडिंग डोमेन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर है हिंज रीजन, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर है हिंज रीजन। हिंज रीजन में न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, एनएलएस। हिंज रीजन में न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट है। तो जो रिसेप्टर व जो इंटरसेलर रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा तो उसको न्यूक्लियस में जाना होगा, न्यूक्लियस में जाके डीएनए के साथ इंटरेक्ट करना होगा। तो इस रीजन जो हिंज रीजन है, तो हिंज रीजन कंटेन एनएलएस। तो जो सिग्नल है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, उसको सिग्नल देगा कि रिसेप्टर को सिग्नल देगा ये रीजन कि आपको न्यूक्लियस में जाना है और डीएनए के साथ इंटरेक्ट करना है। ये जो रीजन है ई रीजन, यहाँ से यहाँ तक जो आप लोग देख रहे हैं ई रीजन, यहाँ पर 2 साइट है। एक तो लिगैंड बाइंडिंग साइट है जहाँ पर लिगैंड बाइंड होगा, जिसे हम कहते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। यहाँ पर आप देख रहे हो डाइमराइजेशन साइट है। तो कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आकर बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ, तो रिसेप्टर दो तरीके से डीएनए के साथ इंटरेक्ट करेगा। एक तो रिसेप्टर होमोडाइमर फॉर्म में बाइंड होगा डीएनए के साथ, एक तो रिसेप्टर हेटेरोडाइमर फॉर्म में भी बाइंड हो सकता है। कि लिगैंड बाइंडिंग साइट में लिगैंड आया तो रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होगा। एक तो रिसेप्टर होमोडाइमर फॉर्म में बाइंड होगा, एक तो हेटेरोडाइमर फॉर्म में बाइंड होगा। जो होमोडाइमर होता है वो स्टेरॉइड रिसेप्टर होता है, और जो हेटेरोडाइमर होता है वो रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर होता है, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर होता है, विटामिन डी रिसेप्टर होता है, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो रिसेप्टर डीएनए के साथ इंटरेक्ट करेगा या तो होमोडाइमर के फॉर्म में या तो हेटेरोडाइमर के फॉर्म में इंटरेक्ट कर सकता है। यहाँ पर आप देखते हो डाइमराइजेशन साइट, मैंने बताया होमोडाइमराइजेशन, हेटेरोडाइमराइजेशन। तो डाइमराइजेशन होगा, लिगैंड बाइंड होगा, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होगा, या तो रिसेप्टर होमोडाइमर फॉर्म में बाइंड होगा डीएनए के साथ या तो हेटेरोडाइमर फॉर्म में। यहाँ पर देख सकते हो आप ई रीजन में एक ए रीजन के अंदर एक और रीजन है जिसका नाम है AF2, जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फंक्शन 2, AF2 और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फंक्शन 2। ये जो साइट है ये लिगैंड डिपेंडेंट है। क्या है? लिगैंड डिपेंडेंट। ये जो साइट है AF2, ये साइट रिसेप्टर डाइमराइजेशन में हेल्प करता है। जो AF2 है ये रिसेप्टर डाइमराइजेशन में हेल्प करता है। जब लिगैंड बाइंड हो गया रिसेप्टर के साथ तो ये रीजन क्या करेगा? रिसेप्टर डाइमराइजेशन में मदद करेगा। AF2 रीजन रिसेप्टर डाइमराइजेशन में मदद करेगा और AF2 जो है वो लिगैंड डिपेंडेंट होता है और यहाँ पर AF1 लिगैंड इंडिपेंडेंट होता है। ये आप याद रखिए। और हिंज रीजन याद रखिए, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट होता है। और जो F रीजन है इसका अभी तक फंक्शन क्लियरली मेंशन नहीं है कुछ बुक्स में, तो इसका कोई फंक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये था पूरा न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। और ये बात आप जरूर याद रखिए, जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो है उसका जो है जिंक फिंगर मोटिव। क्या है? जिंक फिंगर। इसे आप C4 भी कह सकते हैं कि सिस्टीन 4 है जिंक फिंगर मोटिव और C4 मोटिव, C4 जिंक फिंगर मोटिव कह सकते हैं कि C4 जिंक मिडिल साइड में है और 4 सिस्टीन रेसिड्यू उसके साथ घिरा हुआ है। उसे हम डीएनए बाइंडिंग डोमेन, जो साइट डीएनए के साथ इंटरेक्ट करेगा। और डीएनए के कौन सा रीजन में इंटरेक्ट करेगा? हार्मोन रिस्पॉन्स में। यहाँ पर है लिगैंड बाइंडिंग साइट, यहाँ पर है डाइमराइजेशन साइट, और AF2 साइट है जो लिगैंड डिपेंडेंट है और डाइमराइजेशन में मदद करता है। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर
और इंटरसेलुलर रिसेप्टर किसके लिए है, कौन से सिग्नल मॉलिक्यूल के लिए, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है जो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है डीएनए के। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर और इंटरसेलुलर रिसेप्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह जो काम करता है वो पॉजिटिवली रेगुलेट कर सकता है और नेगेटिवली, बोथ न्यूक्लियर रिसेप्टर नेगेटिवली और एंड पॉजिटिवली दोनों तरीके से ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर सकता है। तो ये था न्यूक्लियर रिसेप्टर और इंटरसेलुलर रिसेप्टर के बारे में, वो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये था स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं कि न्यूक्लियर रिसेप्टर का टाइप क्या है, उसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम करता है, वो हम डिस्कस करेंगे उसका टाइप्स क्या है। तो थैंक यू गाइस, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब